हाँ जी, ऐसे में रेफरेंस वेबसाइट का देना है या रेफरेंस एंड पे देना है, अब ये वेरी करता है आपके स्ट्रक्चर पे। मैंने आपको जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझाया उसमें 4 चीजें हैं, तो थर्ड चीज में मैंने बोला था केस स्टडी या आपने रेफरेंस डालना है। उसका तरीका ये है कि अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हो किसी बंदे का कि इसने ये बात की थी, तो फिर आप कहोगे कि जैसे मैंने बोला एज सेड बाय कोई भी, हैरी क्लिंटन या कोई प्रेसिडेंट, कोई जो बाइडन, कुछ जिसका भी आप लिख रहे हो, सेड बाय कायदे आजम, कुछ भी, या तो अगर आप उनकी बात लिख रहे हो, कोटेशन डाल रहे हो, तो सेड बाय जो भी बंदा है उसकी कोटेशन वाली बात आपने उसी पैराग्राफ में इधर कोमा लगाया, इधर से स्टार्ट कर दो, जो भी उसने बात की है वो बात करके वो कोटेशन मार्क खत्म, और फिर आपकी जो रेफरेंस वाला थर्ड पॉइंट है वो पूरा हो गया। एक ये तरीका है। अगर ये आप बात में इट इज अप टू यू, एज कायदे आजम सेट करना है डायरेक्ट, उसका भी यही तरीका है, इधर से स्टार्ट किया, बात खत्म की, ये आपका रेफरेंस हो गया कोटेशन। ये पैराग्राफ के अंदर है। क्या किया, पहले हमने लिखा उसका टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का, दूसरे नंबर पे हमने लिख लिया उसका सपोर्टिंग सेंटेंस, जो इधर से ही सेंटेंस जहाँ पे एंड हुआ इसका वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया एज सेड बाय, जो भी आप किसी की बात लिख रहे हो वो बात लिख दी, हेंस जो बात आपने की उसको प्रूव कर रहे हैं, आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अगर आप कोटेशन लिख रहे हो, अगर आप दे रहे हो केस स्टडी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना आपने सॉल्यूशंस के अंदर मॉडल डालना है, कल बोला ना मैंने, ये टॉपिक सेंटेंस दे दिया, सपोर्टिंग सेंटेंस दे दिया, तीसरे नंबर पे आपने क्या डालना है, मॉडल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल ऐड कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एज अप्लाइड बाय फिनलैंड, जो भी आपका मॉडल है, एज एजुकेशन मॉडल, एज पॉलिटिकल मॉडल, जो भी जिसका दे रहे हैं, अप्लाइड बाय फिनलैंड, एक ये तरीका हो गया। अगर ये नहीं इस तरह नहीं करना तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मॉडल ऑफ फिनलैंड, एजुकेशन मॉडल ऑफ फिनलैंड is in case in point, इतना भी लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी जगह का मॉडल दे रहे हैं, एक लाइन में आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो मॉडल है क्या। नीचे अगर हम एजुकेशन मॉडल दे रहे हैं तो हम कह देंगे कि उनका एजुकेशन मॉडल ये है कि वो सबको एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं, एक लाइन वो लिखी एंड कंक्लूड कर दो, तो आपने मॉडल ऐसे ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल करके आगे जो भी मॉडल आप दे रहे हो वो ऐड कर दिया। अगर अब आप कोई रिपोर्ट ऐड कर रहे हो या किसी वेबसाइट का रेफरेंस ऐड कर रहे हो, अभी हमने एक कोटेशन वाला किया, एक मॉडल वाला किया, वो भी ऊपर वाला तो वो ही रहेगा ना, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस। तीसरी लाइन में अगर हम कोई रिपोर्ट ऐड कर रहे हैं तो सपोर्टिंग सेंटेंस खत्म हुआ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, आगे उसकी जो भी रिपोर्ट है वो, एंड में फिर वही कंक्लूडिंग सेंटेंस, हैंस या दस, जो भी आपने ऐड करना है अपनी बात कंक्लूड कर दो, रिपोर्ट ऐड कर दी। जो भी मतलब इतने परसेंट वाली रिपोर्ट है या कोई नॉर्मल रिपोर्ट है, कुछ भी है, जिसकी रिपोर्ट है, यूएन की है, वर्ल्ड बैंक की है, एडीपी की है, जिसकी भी है, वेबसाइट की रिपोर्ट दे रहे हैं, स्टडी कंडक्टेड बाय, जो भी आपकी सोर्स है वो लिख दिया, स्टडी बता दी और फिर कंक्लूड कर दिया। ना आपने पैराग्राफ के ऊपर कुछ लिखना, पैराग्राफ के जो भी आपका रेफरेंस है, केस स्टडी है, वो आपने इसी तरह ऐड करना। उसको ऐड करने का ये तरीका जो हमने डिस्कस कर लिया, यही तीनों की तरह किया, और तो कोई खास है नहीं केस स्टडी। ना आपने कोटेशन ऊपर लिखनी है ना नीचे लिखनी है, पैराग्राफ के अंदर लिखनी है जहाँ पे रेफरेंस है, ऐसे जैसे बता दिया।
ठीक है, क्योंकि मसला ये अगर आप ऊपर लिखोगे तो ऊपर वाले पैनल और नीचे वाले दोनों से कनेक्ट की जा सकती है। तो फिर बेहतर ये कि जिधर बात कर रहे हो उसको उधर ही अंदर ही रखे, कि उसको पता हो कि ये इसी के अंदर ही उसने रेफरेंस दिया हुआ। ठीक है, अब आपने एक ऐसे लिखना है, क्लाइमेट चेंज एज ग्लोबल अर्जेंसी, इसकी आउटलाइन बनाए। हम कल इस पे बात कर चुके हैं ना क्लाइमेट चेंज पे। हाँ जी, हाँ जी, क्लाइमेट चेंज एज ग्लोबल अर्जेंसी। मैंने बोला था ना यही वाले एक्टर में घुमा फिरा देता है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल अर्जेंसी, इसकी मेन आउटलाइन बना दो। पहली नंबर हमने जो कल क्लाइमेट वाला मैंने आपको समझाया ना, आपने उसकी चेंजिंग कैसे करनी है। इसकी मेन, सिर्फ मेन, सब आर्गुमेंट्स नहीं बोल रही, इसके जो मेन हमने सीखे थे ना तोड़ने वाले, बस उसमें इसको तोड़ दो। 5 मिनट है आपके पास। देखिए, इससे आप अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया आपने भी वही करना है। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई चीज, इवन थिंग के आपके पास उसके सब आर्ग्यूमेंट्स हो। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों तोड़ा,
क्लाइमेट चेंज एज ग्लोबल अर्जेंसी, इसका क्या मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक इमरजेंसी बन चुकी है, इस टाइम अर्जेंट चीज है देखने ग्लोबली कि हम इसके ऊपर नजरसानी करें। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब पहली बात तो ये कि हम इस ऐसे में बताएंगे क्या मेजरली क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल अर्जेंसी क्यों है, क्यों एक अर्जेंट नीड है क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए। तो इसमें तो पैराग्राफ लगेगा ना, मैंने कल भी बोला था कि क्लाइमेट चेंज क्या है ये सबको नहीं पता, तो हम पहले उसको बता देंगे व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। उसके बाद मैंने डायरेक्ट उसका पॉइंट लिख दिया है कि व्हाई क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल अर्जेंसी। अब देखें, इसमें मैंने इफेक्ट्स का क्यों हाईलाइट करके लिखा है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल अर्जेंसी है, वो हम उसको कैसे बता सकते हैं, उस तरीके से बताएंगे ना कि वो क्या इफेक्ट कर रही है जिस वजह से वो एक इमरजेंसी बन चुकी है, तो उस पर असरात ही आएंगे ना। अब आप यहाँ पे इफेक्ट्स लिखने की जगह अब ये चीज समझ लें, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए, आपको समझ आ गई, अब देख लीजिए यहाँ पे इफेक्ट्स लिखने की जगह अगर मैं जो वो पूछ रहा है उसको प्रूव कर लूं उसी के अल्फाज में, लिखने मैंने इफेक्ट्स ही है, अगर देखो हम उसी तरह बताएंगे ना, असरात ही बताएंगे तो पता चलेगा कि ये एक इमरजेंसी है। लेकिन मैंने उसको ये शो किया कि आप जो पूछ रहे हैं बस वही बताए, ये वो क्या बताने के फैक्ट्स ही हैं। तो मैंने उसको थर्ड में मेन बात कर दी कि क्यों क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल अर्जेंसी है। बातें वो ही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, बहुत फूड शॉर्टेजेस हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, वही चीज है ना, असरात है सारे क्लाइमेट चेंज के, यही है ना कि उससे क्या क्या हो रहा है। अब इसमें ऐसा करेंगे हम तो 5 पॉइंट इससे बना लेंगे। उसके बाद अब एक उसने कहा इमरजेंसी है, हमने उसको बता दिया कि आप खराब है, तो आपको पता है कि बीइंग इंस्पायरेंट आपने उसके सोल्यूशन देने हैं। तो फिर मैंने उसकी स्ट्रैटेजीज दे दी कि ये जो 5 मैंने ऊपर असरात बताए हैं उसके, जिस वजह से ग्लोबल इमरजेंसी बन चुकी है, उसको इस तरह से आप ठीक कर लें। वही सोल्यूशन जो कल बात की थी वो इधर ऐड कर दिया और एंड पे हमने कंक्लूड कर दिया। वही कल वाली बातें हैं, अल्फाज चेंज कर दिए बस। आइए समझ क्या किया। अब हम ऐसा करते हैं, आज इनके अंदर वाले पॉइंट्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि अब वो लिखने किस तरह से, उसमें केस स्टडी कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले हम व्हाई क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल अर्जेंसी की बात कर लेते हैं, इसके सब पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसमें आने इफेक्ट्स ही हैं, लेकिन देखें आपको सोचे, एक बंदा जो लिख रहा है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक बंदा एग्जैक्ट स्टेटमेंट को लिख रहा है, तो किसको नंबर ज्यादा मिले? उसी को ना जो उसकी बात को एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है, हालांकि बता रहे इफेक्ट ही है। ठीक है, अच्छा जी। क्लाइमेट चेंज क्यों एक ग्लोबल इमरजेंसी है, कोई इसमें पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्यों एक ग्लोबल इमरजेंसी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों ने कल ऐसे में लिखा है, क्या क्या लिखा था? में टेम्परेचर राइजिंग, वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर या राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये मैंने लिख दिया एक 3.1 का पॉइंट। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस आउटलाइन लिखने का तरीका सिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि वही बात है, थोड़ा मैंने एक लाइन उसको बना दिया। ठीक है, अब नीचे मैं दे देती हूँ केस स्टडी, जो मैंने पैराग्राफ में देनी थी। केस स्टडी को हम लिखते हैं केस इन पॉइंट। अब लिखने का तरीका देख ले, 3.1 लिखा, 2-3 लफ्ज लिखने की जगह मैंने एक प्रॉपर लाइन लिख दी है, वो पढ़े उसको समझ आ जाए कि राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसलिए क्लाइमेट चेंज एक अर्जेंसी है। तो जो अब आपको पता है रेफरेंस तो हमने पैराग्राफ में डालना ही डालना, उसके बगैर तो पैराग्राफ नहीं बन सकता। तो वो जो उधर डाल रहे हैं वो एक हम हल्की सी एक लाइन इधर भी डाल देते हैं, उससे होगा क्या, जब वो आपकी आउटलाइन पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी कि बच्चे ने ये चीजें बतानी है, उसने प्रॉपर आर्गुमेंट लिखे हैं और पैराग्राफ के अंदर उसके पास प्रॉपर स्टडीज नहीं है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, फिर पॉसिबल है कि वो आपको पूरा ऐसे पढ़ेगा।
अब ये क्यों ना पढ़े, इसका ये मकसद है कि पूरा ऐसे पढ़ेगा तो मशीनें तो है नहीं, गलतियां तो होती हैं, इंग्लिश में भी होती है, स्पेलिंग में भी होती है। कम से कम पढ़े ताकि कम से कम गलतियां निकलें, पास होने के चांसेस ज्यादा हो। आप केस इन पॉइंट वाला चीज स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने पैराग्राफ में डालना है तो हम इधर भी लिख लेते हैं, फायदा ही होगा ना हमें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देनी है कोई रिपोर्ट, मैंने वो 1.5 डिग्री वाला हो गया, जो भी कोई रिपोर्ट देनी है, केस इन पॉइंट रिपोर्ट ऑफ यूएन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा लिखना है आपने, रिपोर्ट ऑन यूएन ऑन क्लाइमेट चेंज, बस खत्म। वही रिपोर्ट ला आगे पैराग्राफ में डाल दोगे कि अकॉर्डिंग टू यूएन देयर इज एन एवरेज राइज ऑफ 1.5 डिग्री, जो भी आपकी रिपोर्ट है। वही थोड़ा सा मैंने उसको यहाँ पे बता दिया कि भाई मेरे पास यूएन की रिपोर्ट है जो मैंने इसके रेफरेंस में डाल दी, समझ आ रही है बात। अब ये हमारा एक पॉइंट जस्टिफाई हो गया। अच्छा, जब आप आउटलाइन में ये सारी चीज कर लोगे ना तो फिर आपको ऐसे लिखने में भी कोई मुश्किल नहीं होगा, आपके पास डाटा तो सारा लिखना ही है। अच्छा जी, 3.1 हो गया। 3.2 इसका सोच लेते हैं, और क्यों ग्लोबल एमरजेंसी है? राइज ऑफ सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। समझ आ गई पूरी बात कि मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ? सी लेवल राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये ग्लोबल एमरजेंसी है। अब वही सेम केस इन पॉइंट, जिसकी भी आपके पास रिपोर्ट है, कोई स्टडी है, कोई रेफरेंस है, वो लिखिए, ठीक है। इसी तरह आपने 3.3 से 3.5 तक अपने सारे पॉइंट्स लिख लिए। आउटलाइन अब आपने इस तरह बनानी, ठीक है। पहले आपका बेसिक स्ट्रक्चर अब ठीक हो चुका है, अब हम थोड़ा एडवांस कर देंगे। आपने ऐसे लिख दिए, पहला ये जो हमारा था जिसके हमने सब पॉइंट, इन दो के तो हम सब पॉइंट नहीं बनाते ना, इसके बनाते हैं, इसके हमने सब पॉइंट्स बना दिए। अब हमने एंड पे क्योंकि मसला दे दिया, अब हम उसको सोल्यूशन दे देते हैं। सोल्यूशन के भी सेम इसी तरह आउटलाइन बनाएंगे। एक पूरी लाइन लिख के सोल्यूशन ये दी, स्ट्रेटजीज टू इरेडिकेट या सॉल्यूशंस, जो भी आपने पूरी लाइन बना के लिख लेनी है। फोर्थ आपका इसमें क्या आएगा? सॉल्यूशन क्या है, तो पहले मैंने लाइन लिखी थी स्ट्रेटजीज वाली, वो पूरी लिख लें। 4.1 क्या सोल्यूशन है जी इसका? ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अभी हम नॉन रिन्यूएबल पे है ना, अभी हम फॉसिल फ्यूल्स पे हैं, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल कौन सी है? ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी जो हाइड्रो, जो सारी आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सी है? फॉसिल फ्यूल्स, ये कोयला, पेट्रोलियम वगैरह जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती। तो एक मैंने सोल्यूशन दे दिया कि आप ट्रांजिशन करें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ऐसा ही है। उसका केस इन पॉइंट, क्योंकि सोल्यूशन है तो हम क्या दे देंगे? मॉडल। केस इन पॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो भी, ये तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी आप जो भी कंट्री आपके जहन में है वो डाल दें। ये आपका एक पॉइंट कवर हो गया। इस तरह के आपने 5 पॉइंट्स इधर भी लिख देने हैं। क्लियर? और कोई भी जो सोल्यूशन आपके जहन में जो आपने कल लिखे वो आप इतने सारे एक एक करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये अब आपका तरीका हो गया क्या करने का? एक अच्छी अब आउटलाइन बनाने का। अब आपने वो बेसिक वाली आउटलाइन नहीं बनानी है, अब आपने ये वाली आउटलाइन बनानी है। और एंड में ये 5 पूरे हो गए, एंड में हमने कंक्लूड कर दिया। अब देखिए आपके पास कितने पॉइंट हो गए? एक इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ, 5 उसके, 7 हो गए, 5 इसके, और एंड में आपने कंक्लूड कर दिया। ऐसे पूरा हो गया। पैराग्राफिंग का आपको मैंने बता दिया कि वो किस तरह करना है, उसकी आपने प्रैक्टिस करके डेली चेक कराना। अब एक बात, जैसे कि आपका टॉपिक आया
अब आप क्या करेंगे, वो ये सीन है, आपको आ गया क्लाइमेट चेंज एज ग्लोबल अर्जेंसी। ये मैंने पास्ट पेपर में से थोड़ा सा चेंज किया, उसमें लिखा हुआ रिस्टोरेशन एज ग्लोबल अर्जेंसी। आपको ये टॉपिक आ गया, आप फौरन से ये आउटलाइन नहीं बना सकते कि आपने पहले आप बनाएंगे इसका मेन स्ट्रक्चर। जब भी आपके पास कोई टॉपिक आएगा उसको आप तोड़ेंगे मेंस में। मेंस क्या होते हैं, 1 2 3 वाले सब पॉइंट्स नहीं, 2.1 2.2 वगैरह नहीं, मेन में तोड़ दिया। अब आपको पता चल गया कि मैंने इस ऐसे को टॉप से बॉटम ऐसे लेके चलूं। अब आप क्या करेंगे, रफ साइड पे, रफ साइड पे जाएंगे, उन मेंस के आप सब हेडर्स लिखेंगे। वो अब आपने देखना है कि मैंने इसके 3 पॉइंट बनाने हैं, 4 बनाने हैं, आपके पॉइंट्स के और पैराग्राफ के हिसाब से। आपने, मैंने आपको बताया ना, एक पेज पे 1.5 पैराग्राफ है, आपने 8 से 10 पेज लिखने हैं। उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कि मैं इसको 5 मेन में तोड़ रहा हूँ तो मैं 3 लिख लूंगा, 3 में 4 में तोड़ रहा हूँ तो मैं 4 लिख लूंगा। उस हिसाब से आपने सोच लिया कि इतने मेन हेडर्स है तो 3 इनके पॉइंट बना लेता हूँ, 3 पॉइंट बना लिया। अब आपने ये भी, आप रफ वर्क कर रहे हो ना, नीट नहीं कर रहे। रफ वर्क के अंदर, उन पॉइंट्स के अंदर अब आपने कौन सा रेफरेंस डालना है, कौन सी केस स्टडी, वो साथ साथ लिख ली रात पे। ये पॉइंट लिखा और अब पूरी लाइन में लिखी, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी लिख दिया, उसके आगे जो केस स्टडी रेफरेंस डाली है उसका नाम लिख दिया। पूरा इसने अपना जो ऐसे है वो रफ पे एक दफा ऐसा आउटलाइन बना ली, हर पॉइंट के साथ साथ उसकी केस स्टडी। अब उसको आपने आउटलाइन मेन पे जो आपका पेज है उस पर नीट कर ली, उसमें वो जो एक एक लफ्ज है उसको एक एक लाइन में कन्वर्ट कर ले, प्रॉपर केस स्टडी केस एंड पॉइंट करके लिख ले, आपकी आउटलाइन बन गई। इसलिए अगर आपको 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लगे, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास एक पूरा वो तैयार है, उसको सिर्फ लिखना है, सब कुछ तैयार है, सोचना कुछ नहीं है। अब आपने सारा सोच लिया, सारा काम कर लिया लिखने वाला, उधर से पकड़े इंट्रोडक्शन लिखे, इंट्रोडक्शन में वही सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं, ऊपर पैराग्राफ लिखना है, क्लाइमेट चेंज किया है वो लिख दिया, फिर एक एक करके पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस लिखा, सपोर्टिंग लिखा, केस स्टडी आप हो चुके हैं उसको कंक्लूड कर दिया। पूरा ऐसे आपका इस तरह लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ऐसे लिखने का सही और बिल्कुल पूरा ऐसे कंप्लीट करके आने का। अगर आपने रफ वर्क पे आउटलाइन नहीं बनाई है इस तरह की, तो फिर आपका ऐसे, क्योंकि आप बैठ के सोचते रहेंगे, बीच में एक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसका रेफरेंस सोचेंगे, फिर सोचेंगे हो ये भी हो सकता है 1 में 3 लिखने, 1 में 5 लिखने, 1 में 7, क्योंकि उस टाइम आपने प्री प्लानिंग नहीं की हुई। किसी भी ऐसे के अंदर आउटलाइन को रफ पे बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने, कुछ बच्चे हैं आप पेपर्स में आगे पीछे अपने देखेंगे जो साथ ही शुरू कर देते हैं ऐसे लिखना, ये काम नहीं करना। 15 मिनट लेट शुरू करें, लेकिन ऐसे बिल्कुल तैयार करके अपनी आउटलाइन फिर रीड करें, आपका पहले कंप्लीट होगा उनसे, और कंप्लीट होगा, उनका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल अलाइंड होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 1 में 4 पॉइंट है, 1 में 3 है, 1 में रेफरेंस है, 1 में नहीं है, ये काम नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रफ वर्क, रफ वर्क के अंदर सारी आउटलाइन बना लेंगे। रफ जिस एक एक वर्ड लिखना है वो आपके ऊपर है, जैसे आपको समझ आती है, उसको करेंगे मेन पे नीट। नीट करने के बाद आपकी आउटलाइन 2 पेजेस पे भी चली गई, कोई मसला नहीं है। आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो पढ़े उसको समझ आ जाए ऐसे में अंदर क्या होने वाला, यही कुछ है ना, और क्या है। फिर वो आपका पढ़ेगा सिर्फ एक स्ट्रक्चर, कोई पैराग्राफ, वो उसकी मर्जी है कौन सा भी पढ़े, वो पढ़िए, वो देख लेगा इंग्लिश ठीक है, आइडिया ठीक है, ऐसे पूरा हो जाएगा। बजाय इसके कि वो सारा पढ़े, बेहतर नहीं है 1 2 पैराग्राफ पढ़े, जितना पढ़ेगा उतनी गलतियां निकलेंगी। क्लियर। अब आपको कोई और टॉपिक दे देते हैं हम कल के लिए। एजुकेशन पे दे दें, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिखें, या इस तरह करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे। ये ऐसे का टॉपिक लिख रही हूँ जो कल आपने, आप पता है ना किस तरह की आउटलाइन बना ली है। एजुकेशन इन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस, challenges and solution। ठीक है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। इसकी हमने मेन सारी पूरी आउटलाइन, मेन आर्ग्यूमेंट एंड सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज समझ लें, ये कॉलम जो है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एसेस में। जब आपके पास लगा हुआ है ये कॉलम, इसका ये मतलब है कि आपने एक्सप्लेन कॉलम से आगे वाली चीजें करनी होती हैं, जो पीछे वाली चीज होती है उसको आगे वाले में सिर्फ कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आप पहली दफा कॉलम वाला कर रहे हैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो है इसके पीछे वाली ही आर्ग्यूमेंट नहीं बनाने होते, आर्ग्यूमेंट इसके आगे वाले के बनाने होते हैं। इसको सिर्फ बताना होता है कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद क्या बताऊंगी, एजुकेशन इन पाकिस्तान में ऊपर ग्राफ में लिखूंगी मैं, बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान या स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, सिर्फ एक पैराग्राफ ये क्या है, ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ एजुकेशन या बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के बाद थर्ड मेन हेडर बनेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पाकिस्तान, फिर बनेगा चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फिर बनेगा सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, और एंड में आप कंक्लूड कर देंगे। याद रहेगा कॉलन आ गया तो कॉलन के हमेशा बाद वाली चीज के आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, पीछे वाली की नहीं बनेंगे। पीछे वाली को सिर्फ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे एक बुक पैराग्राफ में कि ये क्या है, इसको इन चीजों से कनेक्ट करके इनके आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे। याद रहेगा ये। पूछना है कुछ तो पूछ लें। इसमें ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ, अच्छा अभी मैंने आपको बोला ना कंफर्म नहीं है, आपका 25 का आता है कि 40 का आता है। ऐसे अगर 40 का आता है तो थोड़ा लंबा कर देंगे। कितना लंबा? 12 कर देंगे, ठीक है। 12 का मतलब है एक लीफ, जब टोटल 6-7 पेजेस हो गए, यानी 6 तो समझना है कितना, ठीक है। अगर उससे कम है तो फिर 8-10, थोड़ा ही फर्क है, इतना दो मैक्सिमम 2-3 पेजेस का फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो 5-5 लिख रहे हैं उनको 6-7 कर लेंगे, बस इतना फर्क पड़ जाएगा। अगर तो थोड़ा है तो 3 कर देंगे, बस ये फर्क, लेंथ का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जनरल चीजें सही करवा रही हूँ, जब हमारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, आउटलाइन बनाने आगे फिर फर्क नहीं पड़ता, 2 ज्यादा आर्ग्यूमेंट है 2 कम आर्ग्यूमेंट है, तरीका बोलिए, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन की लाइन में ये फर्क पड़ जाएगा, 3-4 लाइनें ज्यादा लिख लेंगे, आर्ग्यूमेंट ज्यादा है तो लाइनें भी ज्यादा हो जाएंगी, बस ये फर्क पड़ेगा। फिलहाल आपने करना है कि आपकी बेसिक्स ठीक हो, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ठीक हो, आपको पता हो कि आउटलाइन कैसे बनाना है। और जिनकी इंग्लिश में मसला है, ग्रामर में मसला है, वो एक दफा जरा ग्रामर को देख लें, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट। वो होता है अर्सा होता था नहीं देखी होती, एक दफा रिवाइज कर लें बस। और पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है ये मतलब एक पैराग्राफ के अंदर आपने देखो, पैराग्राफ का तो मतलब अब हमने सेंटेंसेस लिखने हैं ना, उसके अंदर एक 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो मेन एक किसी भी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप उस पर लिखोगे उसका टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस फॉर एग्जांपल हम ये ट्रांजिशन वाले का लिखते हैं कि the first and foremost strategy to eradicate the issues of climate change is to transform energy resources from non-renewable to renewable। टॉपिक सेंटेंस आपने एक लाइन पढ़ी, आपको समझ आ गई कि हम बात क्या करने वाले हैं, रिन्यूएबल की तरफ जाए, उसको सपोर्ट कर दें। किस तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम इमिशन कर रही हैं एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल, या फिर सपोर्ट कर दिया उसको। एंड पे as study conducted by कुछ भी आप जो भी रेफरेंस, as according to the report of UN, according to report of climate change authority, industry, जिसकी भी आप रेफरेंस दे रहे हैं। थर्ड पे आपने वो दे दिया, एंड पे आपने कर दिया hence it is required to transform from non-renewable to renewable to tackle this menace of climate change। ये आपका एक पैराग्राफ बन गया, कुछ ऐड नहीं किया, ना कोई कॉज डाला ना कुछ डाला, सिर्फ सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन को सपोर्ट किया, उसकी केस स्टडी दे दी, उसको कंक्लूड कर दिया, कुछ भी और नहीं किया। ये आपके सारे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सारा कुछ बताना है, आउटलाइन का आप सिर्फ कल आउटलाइन लिख के लाना, उसके बाद उसी से हम इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगी कि क्या करना है।
ठीक है। उसके बाद फिर एक एक करके हम पैराग्राफ की तरफ चले जाएंगे, कल ही वो भी डिस्कस कर लेंगे कि इसका पैराग्राफ किस तरह मोल्ड करना है। ठीक है, अभी आज सिर्फ एक अच्छी वाली कल इस पे आउटलाइन बना के ला दें जो मैंने आपको लिखवाया है एजुकेशन वाले। और कुछ क्लियर है सब? ऑनलाइन में से किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ पूछना है तो पूछ लें। क्लियर है सब?